हाय, मेरा नाम रोहित है। आज हम बात करेंगे रशियन वीज़ा टाइप्स के बारे में और बात करेंगे रशियन इमिग्रेशन और एयरपोर्ट पे आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में कि आपको कैसे आना है, क्या करना है। मेरा नाम रोहित है। मैं रशिया में पिछले 15 साल से रहता हूँ और मैं रशियन सिटीज़न हूँ। अभी कुछ हाल फिलहाल महीनों में मुझे पता चला है बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स आते हैं, नए लोग आते हैं, उनको जो यहाँ पे एजेंट्स हैं वो बहुत सारा उनसे धोखेबाजी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें महंगे पैसे लेते हैं उनसे, जैसे टैक्सी करने का, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र का, सिम कार्ड दिलाने का। तो आज हम डिटेल में सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या उनके सल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम वीज़ा के बारे में कि कौन से वीज़ा टाइप होते हैं रशिया में। रशिया में सबसे इजी वीज़ा जो है वो टूरिस्ट का है। ई वीज़ा भी होता है, 18 दिन का मिलता है और वो अगर आपको चाहिए तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप टूरिस्ट के तौर पे घूमने आ रहे हैं तो, या तो फिर एम्बेसी से भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कोई इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है, आप टूरिस्ट वीज़ा नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट वीज़ा टाइप। दूसरा वीज़ा टाइप जो है, जो ज़्यादातर लोग आज यूज़ कर रहे हैं आज की तारीख में, वो है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा आपको यूनिवर्सिटी से लिखता है और बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीज़ा को यूज़ कर रहे हैं काम करने के लिए भी। ये ठीक नहीं है। अगर आपको काम करने के लिए आना है तो बेटर है आप वर्क वीज़ा लें और उस पे आएँ, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा अगर आप लेते हो तो मैं भी बाद में बताऊंगा स्टूडेंट की वीज़ा लेने से और काम करने से क्या क्या प्रॉब्लम। पहले हम वीज़ा के टाइप के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट वीज़ा है जो आज की तारीख में बहुत पॉपुलर है। उसके बाद में है बिज़नेस वीज़ा जो कि 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का होता है। उसके बाद में वर्क परमिट है जो 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले वीज़ा टाइप है। तो स्टूडेंट वीज़ा एजेंट लगाते हैं और ज़्यादातर लोग उसको यूज़ करते हैं काम करने के लिए। वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे रशिया में आए हो तो आप सबसे पहले तो बात, आपको कॉलेज में हफ्ते के 2 बार जाना पड़ेगा, वो आपको काम करने में डिस्टर्ब करेगा। दूसरी बात, अगर आपको कभी पकड़े जाते हो, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एक स्टूडेंट परमानेंट काम नहीं कर सकता है स्टूडेंट वीज़ा पे। वो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। अगर ऑफिशियली कहते हैं तो ऑफिशियली काम वो सिर्फ पार्ट टाइम कर सकता है। बात करते हैं सेकंड वीज़ा की। बिज़नेस वीज़ा पे आप आते हो तो आप सिर्फ बिज़नेस विजिट कर सकते हो, आप मीटिंग्स कर सकते हो, बिज़नेस का काम कर सकते हो। आपका इंडिया में भी कोई बिज़नेस होना चाहिए, यहाँ पर भी कोई कंपनी जो आपको इनवाइट करेगी उससे भी होना चाहिए। ये तो सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ हो गई वर्क परमिट। वर्क परमिट जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है। अगर कोई कंपनी आपको बुला रही है और आप काम करना चाहते हो तो आपको वर्क परमिट, वो यहाँ से इनविटेशन भेजेगी वो कंपनी और आपका सीधा वहाँ से रशिया, अपना इंडिया में ही 3 साल का वीज़ा लग जाएगा। ये तो बात हो गई हमारी वीज़ा टाइप की। अभी बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम शुरुआत करेंगे दिल्ली एयरपोर्ट से। जब आप दिल्ली एयरपोर्ट जाते हो, किसी भी वीज़ा पे मैं बात कर रहा हूँ, जो पहली बार आने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अगर आप जा रहे हो दिल्ली एयरपोर्ट तो आपको क्या होगा, सबसे पहले तो आपको एयरलाइन वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर। जब आप जाते हो अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए तो आपसे पूछते हैं कि कितने पैसे लेके जा रहे हो, जबकि उनको इस चीज़ का कोई अधिकार नहीं है, मगर वो पूछते हैं, तंग करते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि कितने पैसे लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसी को वहाँ पे जानते हो क्या, कौन लेने आएगा। वो बस परेशान करते हैं और आपको क्या करेंगे, वो आपको अलग खड़ा कर देंगे, आपको सबसे बाद में बोर्डिंग पास देंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका अधिकार नहीं है आपको बोर्डिंग पास नहीं देने का। वो सिर्फ डराते हैं जिससे कि ऊपर की कुछ वो कमाई कर सकें। ये तो हो गई बोर्डिंग पास पे। उसके बाद में फिर जब आते हो बोर्डिंग पास लेने के बाद में आप जाते हो इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन काउंटर वाले भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या करने वहाँ पे जा रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा है क्या, काम करने जा रहे हो। उसमें भी कोई घबराना नहीं है, वो आपका रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट सब कुछ हैं तो आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो आपसे 2-4 सवाल पूछेंगे और वो भी आपको जाने देंगे। अब आप बैठ गए प्लेन में, आप उड़ गए और रशिया पहुँच गए। अब रशिया पहुंचने के आने के बाद में मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत लड़कों ने, बच्चों ने बताया है कि जो एजेंट उनको भेजता है वो उनको एयरपोर्ट से ले जाने के लिए
उनको मतलब एयरपोर्ट से मॉस्को तक लाने के लिए 10-10 हज़ार रूबल तक लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को देने की, आप खुद, बहुत आसान है, बहुत अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आप खुद एयरपोर्ट से जा सकते हो। यहाँ पर मेनली 3 एयरपोर्ट हैं, दोमोदेदोवा, शेरेमेतोवो और वुनुकोवो। शेरेमेतोवो एयरपोर्ट से और दोमोदेदोवा एयरपोर्ट से आपको एरो एक्सप्रेस करके एक ट्रेन चलती है जो आपको सिटी सेंटर मेट्रो तक लेके आ जाती है। उसका 600 रुपये कॉस्ट होता है। आप अगर आप दोमोदेदोवा एयरपोर्ट पे और शेरेमेतोवा एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो आप देखो और पूछो किसी से भी कि एरो एक्सप्रेस कहाँ से मिलती है। 600 रुपये उसका वो है। आप सेंटर तक आ जाओगे, वहाँ से आप टैक्सी ले लो या आप वहाँ से मेट्रो से भी जा सकते हो। मैं उसके बारे में बाद में बताऊँगा कि मेट्रो से कैसे जाना है। ये तो हो गई एरो एक्सप्रेस की बात। आप 600 रुपये देके आप सिटी सेंटर तक आ सकते हो। दोमोदेदोवा से जो चलती है वो पविलित्स्काया मेट्रो तक आती है और जो शेरेमेतोवा से चलती है वो बेलारूस्काया स्टेशन तक आती है। वुनुकोवा से ट्रेन नहीं है मगर वहाँ से बसेस चलती हैं, एक्सप्रेस बसेस, जो आपको वहाँ से एयरपोर्ट से आपको लेके आ सकती हैं यहाँ तक। ये हो गई बात ट्रेन से आने की चीपेस्ट वे। अभी अगर आपको टैक्सी करनी है, टैक्सी करने के लिए आप अगर उबर, आपके पास में इंडिया का एप्लीकेशन है उबर, तो आप यहाँ पर शेरेमेतोवा एयरपोर्ट लिखो और जहाँ पे जाने का है वो एड्रेस डालो। टैक्सी में अपने आप से फेयर आएगा, वो आ जाएगा आपको। आप उसमें कैश में डाल दो, आप उनको कैश में दे सकते हो। अगर पीक टाइम नहीं है, पीक टाइम मतलब सवेरे 9 से 11 या रात को 6 से 8, तो अगर ये पीक टाइम नहीं है तो आपको टैक्सी वहाँ से एयरपोर्ट से पड़ जाएगी मेरे ख्याल से 1,500 से 2,000 रूबल, बस इससे ज़्यादा नहीं लगता है। टैक्सी बुक कैसे करनी है? पहला एप्लीकेशन है उबर, जो आपको रजिस्ट्रेशन अगर इंडिया में है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर भी आके इंडियन नंबर से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दूसरी टैक्सी सर्विस है जो कि बहुत अच्छी टैक्सी सर्विस है, बहुत चीप टैक्सी सर्विस है। उसका नाम है ड्राइव, DRIVEE, ड्राइव। उसको डाउनलोड कर लीजिए और सब एयरपोर्ट में वाईफाई फ्री रहता है। अब आप बोलोगे कि मैं उसको टैक्सी वाले को मिलूँगा कैसे, मुझे तो रशियन नहीं आती है। आप उसमें रशियन में लिखेंगे, वो अपने आप से ट्रांसलेट होके, आप इंग्लिश में लिखेंगे, वो अपने आप से ट्रांसलेट होकर ड्राइवर को रशियन में दिखेगा। आप ड्राइव पे लिखिए एयरपोर्ट शेरेमेतोवा। अब मिलने की बात, शेरेमेतोवा एयरपोर्ट पे जब आप निकलते हैं वहाँ पे बहुत सारे टर्मिनल है, DFE है। आपको सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि आपकी फ़्लाइट कौन से टर्मिनल पे आई है, वो आपको टर्मिनल लिखना है। और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे एग्ज़िट नंबर है, एग्ज़िट नंबर 1, एग्ज़िट नंबर 2, एग्ज़िट नंबर 3, या तो खंबा नंबर होता है। वहाँ बड़े बड़े जैसे पुल के नीचे खंबे बने होते हैं ना, वैसे खंबे बने हुए हैं और उसका नंबर लिखा हुआ है। तो आप बाहर आ जाइए, खंबे का नंबर लिख लीजिए और लिख दीजिए पोल नंबर 787 शेरेमेतोवा एयरपोर्ट टर्मिनल F, और जहाँ जाना है उसका नीचे एड्रेस डाल दीजिए। टैक्सी आपको आएगा, अपने आप से ढूंढ लेगा। ठीक है, ये तो हो गई शेरेमेतोवा एयरपोर्ट की बात। अभी बात करते हैं वुनुको एयरपोर्ट पे। वुनुको एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी वैसे ही है, एग्ज़िट नंबर वहाँ पे डालने की जरूरत नहीं, वहाँ पे एक ही एग्ज़िट है, तो वहाँ पे पोल नंबर डालना पड़ता है। फिर से पोल नंबर डालिए, वुनुको एयरपोर्ट एग्ज़िट नंबर डालने की जरूरत नहीं है, पोल नंबर देख लीजिए, वहाँ पे पोल नंबर लिखे होते हैं, जैसे पुल के होते हैं ना, पुल के नीचे के खंबे होते हैं, उसमें लिखा होता है, वो डाल दीजिए, वो आपको अपने आप से बंदा ढूंढ लेगा। ठीक है, जो भी एयरपोर्ट पे ड्राइवर जाते हैं उनको थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आती है, तो आप उसमें बिल्कुल डरिए मत। डॉलर अगर आप लेके आते हैं, एयरपोर्ट पे हर जगह चेंज करने का होता है, चेंज कराइए और उसको कैश में ही पेमेंट करिए। दोमोदेदोवा एयरपोर्ट पे भी वैसे ही है। दोमोदेदोवा एयरपोर्ट पे खंबे नहीं है, पुल नहीं है, तो वहाँ पे एग्ज़िट नंबर बोलना पड़ता है, एग्ज़िट नंबर 1, एग्ज़िट नंबर 2। आप बाहर आ जाइए, आप देख लीजिए कौन से एग्ज़िट नंबर से आप निकल रहे हैं और वही डाल दीजिए एड्रेस में, फर्स्ट एड्रेस में, दोमोदेदोवा एयरपोर्ट एग्ज़िट नंबर 3, और जहाँ आपको जाना है वो टैक्सी आपको छोड़ेगी। पैसा पहुँचने के बाद ही देना है। जब आप पहुँच जाओ, देख लो कि आपने उसको सही एड्रेस पे डाला है, तभी पैसा देना है। अब रास्ते में अगर कोई बात करनी है तो यानडेक्स करके, जैसे हमारा इंडिया में गूगल चलता है, यहाँ पर इनका खुद का एप्लीकेशन है यानडेक्स। इनका यानडेक्स का सब कुछ है, यानडेक्स की टैक्सी है, यानडेक्स का ट्रांसलेट है, यानडेक्स का फूड डिलीवरी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यानडेक्स ट्रांसलेट आने के पहले ही डाउनलोड कर लीजिए। टैक्सी वाले से कुछ बोलना है, आप हिंदी में बोलिए, वो उसको रशियन में ट्रांसलेट करके दिखाएगा। ठीक है, आने के पहले 2-4 बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, यानडेक्स ट्रांसलेट डाल लीजिएगा। मैं बाद में कैप्शन में डाल दूंगा डिटेल कौन सी आने के पहले एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है, जिससे कि यहाँ पे वाईफाई ढूंढना नहीं पड़े आपको। ये तो हो गया एयरपोर्ट से आपके जो जहाँ पे हॉस्टल पे जा रहे हो आप, या किसी दोस्त के घर जा रहे हो, ये तो बात यहाँ तक की हो गई।
इसके बाद में आपको सबसे पहले सिम कार्ड लेना है। सिम कार्ड लेने का सिस्टम क्या है, जैसे ही आप आते हो, पहुंचते हो जहां पर आपको रुकना है, तो आपका फिर होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी उसकी है जो आपको रहने के लिए जगह दे रहा है। अगर आपका दोस्त किधर रह रहे हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो या जिसके पास में भी रह रहे हो, उसका काम है आपको रजिस्टर करना। रजिस्ट्रेशन मतलब आप जिस एड्रेस पे रहोगे वहाँ पर आपका एक पेपर बन जाएगा कि आप इस एड्रेस पर रहते हो। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, उसको आने के 3 वर्किंग डेज़ में करना होता है, नहीं तो बहुत लंबा फाइन है, डिपोर्ट भी हो सकते हो। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, जिस भी दिन आपको, जैसे जिस दिन आज आए हो कल रजिस्ट्रेशन हो गया आपको। अगर हॉस्टल में रहते हो तो लोग तुरंत ही कर देते हैं, सवेरे आप डॉक्यूमेंट देते हो, शाम को रजिस्ट्रेशन करके दे देते हैं, एक स्लिप मिलती है। वो रजिस्ट्रेशन लोगे, आप पासपोर्ट लोगे, आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगे, कोई भी आप मोबाइल के ऑफिस जा सकते हो। यहाँ पर है बिलाइन, सबसे अच्छी सर्विसेज है बिलाइन, मेगाफोन, टेलीद्वा, अभी 3 तो मेजर यही हैं। तो ये और एमटीएस, हाँ। तो इसमें से किसी भी फ़ोन के ऑफिस में जा सकते हो, आप जाके डॉक्यूमेंट दोगे, वो आपको सिम कार्ड दे देंगे। सिम कार्ड का जो महीने का फ़ीस है वो 400 रूबल से 1000 रूबल तक का होता है। जिस तरह का आपको इंटरनेट सिस्टम लेना है, 50 गीगाबाइट, 100 गीगाबाइट, जितना लेना है वो आप ले लो। और सिम कार्ड लेना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सिम कार्ड लोगे तभी आप दिन में भी क्योंकि आपको कहीं जाना है तो ढूंढने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, हर एप्लीकेशन के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप सिम कार्ड ले लो, रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आप सिम कार्ड ले लो, आपके फ़ोन पे सब एप्लीकेशन चलनी शुरू हो जाएंगी और आपको बहुत आसान हो जाएगा काम करना। तो आज के बारे में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, कहाँ से करवाना है, अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो कैसे करना है, वीज़ा का टाइप कैसे होता है चेक करना है, क्योंकि कई बार आपको फॉल्स वीज़ा भी दे दिया जाता है। इंडिया में आपको बोलते हैं कि आपको वर्क परमिट पे भेज रहे हैं, आपको टूरिस्ट वीज़ा दे दिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्स वीज़ा के बारे में बात करूँगा और आगे की बाकी की चीज़ें भी बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, सो नेक्स्ट टाइम जब भी हम बात करें तो आपको